हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट का रिवीजन करते हैं। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या क्या आता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और प्रॉफिट कहाँ आता है? डेबिट साइड में। और लॉस कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। क्लियर है? अपन लास्ट टाइम रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लिया था, उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। जब भी रिजर्व्स अगर बांटने होंगे तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए एंट्री क्या है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट बैलेंस है तो, या टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी अपने पास गिवन होगा वो अपन क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे। और अपन ने स्पेशल रिजर्व्स पढ़े थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दोनों को भी डेबिट करना है और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देना है। क्लियर है? अभी इस चैप्टर में एक पार्ट थोड़ा सा नया है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट के दो तरीके होते हैं, या तो उसको कैश में पेमेंट कर दो या फिर उसका लोन अकाउंट क्रिएट कर दो। मतलब अगर फर्म के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो पूरा अमाउंट कैश में पे कर सके तो उसको लोन प्रोवाइड कर दो और उस लोन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो फर्म की लायबिलिटी बन जाएगी। तो अपन एंट्रीज देख लेते हैं। अगर कैश में पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी उसका शेयर होगा, जो भी अपन टोटल अमाउंट निकालेंगे वो उसको पे कर देंगे। और अगर पे करने जितना अमाउंट फर्म के पास नहीं है या फिर फर्म उसका लोन अकाउंट क्रिएट करना चाह रही है तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये अपन एंट्री पास कर देंगे। और अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो अपन वही लेंगे, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एब्सेंट है तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा जब तक उसको पूरा अमाउंट पे नहीं हो जाए। क्लियर है? इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बैलेंस शीट दी है अपन को। बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए है। ये अपन को ओल्ड रेशियो में बांटने पड़ेंगे पार्टनर्स को। और अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 5:3:2। मलिक जो है वो रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को। तो एसेट्स और लायबिलिटी के लिए अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कम ज़्यादा हुए होंगे, वो अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये भी लायबिलिटी से रिलेटेड दी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 9,000। फर्म की गुडविल 9,000 है। द कंटिन्यूइंग पार्टनर एग्री टू पे 16,500 as cash on the retirement of Malik to be contributed by continuing partner in their new profit sharing ratio which is 3:2। नया रेशियो भी दे रखा है और अपन को क्या बोला है? 16,500 का उसको कैश में देना है और बाकी का जो है वो लोन की तरह ट्रीट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन से एडजस्टमेंट आते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड। तो ये दो एडजस्टमेंट थे अपने पास एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड। तो अपन सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। स्टॉक 20,000। अब ये अपन को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी दे रखी है, मतलब जो रीवैल्यू है वो दे रखी है। अब स्टॉक 20,000 का है और अपने पास 18,100 का था, तो मतलब 1,900 से इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज की साइड आता है क्रेडिट साइड, बाय स्टॉक लिख दिया 1900। फिर नेक्स्ट अपन को क्या दिया है? ऑफिस फर्नीचर 14,250। अपन को बुक्स में कितना दिया है? 18,250, मतलब 4,000 का डिक्रीज हुआ है, तो ये डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड में देख दिया ऑफिस फर्नीचर 4,000, प्लांट एंड मशीनरी 23,530। और अपन को बुक्स में कितना दिया है? 20,230, तो ये भी इंक्रीज हुआ है, तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 3,300। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, अपने को बुक्स में कितनी दी है? 26,000। 6,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये डेबिट साइड में आएगा। टू लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया 6,000। प्रोविजन 1,700 का क्रिएट करना है, अभी तक है नहीं बुक में, क्रिएट करना है, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहाँ आती है? डेबिट साइड में। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,700 का आ गया, तो अपन ने प्लस माइनस कर दिया, क्रेडिट साइड का प्लस किया, उसमें से डेबिट साइड माइनस किया, तो अपने पास रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ। तो ये जो लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो ये 6,500 का जो लॉस है उन्होंने 5:3:2 में बांट लिया। समझ में आ गया? अब कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। जैन का 40, गुप्ता का 60 और मलिक का 20,000। तो बाय बैलेंस बीडी आ गया 40, 60 और 20। अब अपन डिवैल्यूएशन का लॉस भी बांट देते हैं।
तो यहाँ पे डेबिट साइड में आ गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसका लॉस भी बांट दिया। अब अपन को कौन कौन सी एंट्रीज पास करनी थी। सबसे पहले तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बांटना था। 16,750 को 5:3:2 में बांट देंगे। कैपिटल अकाउंट में आ गया बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उसको 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद अपन को गुडविल दे रखी थी फॉर्म की, कितनी 9,000 की। अब ये 9,000 जो बाकी दोनों पार्टनर है जैन और गुप्ता, वो उनके गेनिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो उसके लिए अपन को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। जैन का गेनिंग रेशियो क्या होगा, उसका न्यू रेशियो 3/5 और उसका ओल्ड रेशियो 5/10, तो माइनस किया तो कितना है 1/10। और गुप्ता उसका भी न्यू रेशियो 2/5 और ओल्ड रेशियो 3/10, तो माइनस करने पे क्या है 1/10। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया 1:1। तो मतलब ये जो 9,000 है वो फॉर्म का गुडविल है। उसमें से सबसे पहले अपन को मलिक का शेयर निकालना पड़ेगा। मलिक का शेयर कितना होगा 2/10। तो ये 90,000 का 2/10 मतलब कितना हो गया 1800। और 1800 को जैन और गुप्ता उनके गेनिंग रेशियो मतलब 1:1 में बांट लेंगे। तो कितना हो जाएगा 900 एंड 900। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जैन कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मलिक्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बाय जैन लिख दिया और बाय गुप्ता लिख दिया, 900 900 दोनों का अमाउंट, और टू मलिक आ गया 900 जैन में और 900 गुप्ता में। समझ में आ गया। अब इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं बची है, तो अपन बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जैन का 44,225, गुप्ता का 62,175 और मलिक का 23,850। अब इस 23,850 में से उसको 16,500 तो कैश देना था, और ये 16,500 बाकी दोनों पार्टनर्स जैन और गुप्ता 3:2 में बांट रहे थे। तो सबसे पहले ये 16,500 जो कैश में देना उसकी एंट्री कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में आ गया बाय कैश अकाउंट। ये जो 16,500 था उसको जैन और गुप्ता ने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो 9,900 और 6,600 ये दोनों जैन और गुप्ता के अमाउंट आ गए। तो ये भी माइनस हो जाएंगे। अब बाकी जो अमाउंट बच रहा है, कितना बच रहा है 23,850 में से 16,500 माइनस हो गया। तो जो 7,350 का अमाउंट बच रहा है वो मलिक के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वो मलिक का लोन अकाउंट बनाना है। तो मलिक का बैलेंस तो जीरो हो गया, क्योंकि कैश उसको 16,500 का दे दिया था और बाकी उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और बाकी दोनों के टोटल कैपिटल के अमाउंट कितने हो गए 54,125 और 68,775। तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। जैन और गुप्ता के बैलेंसिंग फिगर ले लिए यहाँ से, और जैन का लिख दिया 54,125 और गुप्ता का लिख दिया 68,775। अब अपन बाकी एंट्रीज भी देख लेते हैं। क्रेडिटर्स एज इट इज है, टेलीफोन बिल्स एज इट इज है, अकाउंट पेएबल एज इट इज है। ये तीनों को अपन ने कोई चेंज नहीं किया। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए ये भी नहीं आएगा। और कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट कर चुके हैं। तो अपन बैलेंस शीट देख लेते हैं। क्रेडिटर एज इट इज लिख दिए, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग एज इट इज लिख दिया, अकाउंट पेएबल भी लिख दिया। और ये जो मलिक का लोन क्रिएट किया था वो भी अपनी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो 7,350 का मलिक का लोन अकाउंट आ गया। लाइबिलिटी साइड में सब समझ में आ गया। अब इस प्रोविजन को अपन डेटर्स में से माइनस करके भी बता सकते हैं, या अलग से लाइबिलिटी में बताना चाहो तो भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। एसेट साइड में देख लेते हैं। अब अपन को यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज ही दे रखी है, तो अपन डायरेक्ट वैल्यूज लिखते जाएंगे। स्टॉक की 20 लिख देंगे, ऑफिस फर्नीचर की 14,250 लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी 23,530 लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 20 लिख देंगे। और ये जो प्रोविजन है 1,700 का वो डेटर्स में से माइनस करके बता देंगे। अब बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं हुआ और कंप्यूटर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ चेंज किस में बच रहा है, इस कैश में। अब कैश में अपन देखते हैं 5,500 का कैश अपने पास ऑलरेडी था, जिसमें से 16,500 अपन ने उस मलिक को दिया है। लेकिन वो दिया किसने, जैन और गुप्ता ने दिया है। मतलब जैन और गुप्ता 16,500 का कैश लाए होंगे और फिर 16,500 का कैश पे किया होगा। तो वो एंट्री तो नलीफाई हो गई, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कैश अकाउंट भी डायरेक्ट 5,500 ही शो करेगा। तो कैश अकाउंट हो गया। बिल रिसीवेबल्स एज इट इज थे तो वो ही शो कर दिए। सन्डी डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके अपन ने शो कर दिया। स्टॉक की जो रीवैल्यूड थी वो लिख दी। बॉन्ड्स में कोई फर्क नहीं पड़ा था। ऑफिस फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, इनकी भी जो रीवैल्यू करी हुई वैल्यू थी वो लिख दी। और कंप्यूटर्स में भी कोई फर्क नहीं था। क्लियर है, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज मैच हो जाएगी। समझ में आ गया। अब अगले लेक्चर में डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे। थैंक यू।